ये कहानी है कैरी की, जो कि बहुत शर्मीली है। उसके आसपास के लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। कैरी। इस कहानी की शुरुआत में एक औरत को दिखाया जाता है जो अपने घर में चिल्ला रही है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी का अंत होने वाला है, उसे कैंसर है और वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वो उसकी रक्षा करे और अगले पल उसका दर्द खत्म हो जाता है। दरअसल ये औरत प्रेग्नेंट थी, इसे पता नहीं था, इसे लगता था कि इसे कैंसर है। लेकिन जब ये अपने पैरों के पास देखती है तो वहां पर एक छोटी सी बच्ची होती है जिसे इसने अभी अभी जन्म दिया है। उसके पैदा होने से इसे कोई भी खुशी नहीं है, इसीलिए उसकी जिंदगी का खात्मा करने के लिए सीजर्स उठाती है। लेकिन अगले पल वो रुक जाती है क्योंकि वो जानती है कि ये बच्ची मासूम है, इसका कोई भी कसूर नहीं है। दरअसल ये औरत, जिसका नाम मार्गरेट व्हाइट है, ये एक धार्मिक औरत है, लेकिन धार्मिक होने के साथ साथ ये कट्टर भी है और इसका दिमाग भी पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और मार्गरेट की बेटी, जिसका नाम उसने कैरी रखा है, अब वो ग्रेजुएशन में है। वो बड़ी हो चुकी है लेकिन वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती, वो बहुत शर्मीली भी है। वो इतनी आइसोलेट होती है कि जब पूल में सभी लड़कियां वॉलीबॉल खेल रही होती है तो कैरी सबसे अलग खड़ी होती है। ये सारी की सारी लड़कियां वेट एरिया में शावर लेने के लिए जाती है और जब कैरी शावर ले रही होती है तो वो देखती है कि उसके शरीर से खून निकल रहा है। इस बात से वो बुरी तरह से डर जाती है। वो वहां पर मौजूद सभी लड़कियों से मदद मांगती है। वो कहती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। लेकिन लड़कियां समझ जाती है कि इसे पीरियड हुए। दरअसल आज कैरी को पहली बार पीरियड हुए, उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वहां पर खड़ी सभी लड़कियां ये देखकर बहुत हैरान होती है। वो कैरी का मजाक उड़ाती है, उसे पागल कहती है, उसके ऊपर पैड्स फेंकती है और साथ ही साथ यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम क्रिस्टीन है। वो अपने फोन से कैरी का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती है जिसमें कैरी चिल्ला रही होती है, रो रही होती है। तभी यहाँ पर उनकी जिम टीचर आ जाती है। वो कैरी को शांत करने की कोशिश करती है लेकिन वो किसी की बात सुन नहीं रही होती, इसीलिए उसकी टीचर को उसे थप्पड़ मारना पड़ता है। और इसके बाद यहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती है वो उन सबको कहती कि जाओ यहाँ से। और तभी कैरी उन सबको यहाँ से जाते हुए देखती है और यहाँ पर एक ट्यूबलाइट अपने आप ही ऑफ हो जाती है। इसके बाद कैरी को प्रिंसिपल के रूम में ले जाया जाता है। वहां पर उसकी जिम टीचर उसे कहती है क्या तुम्हारी मॉम ने इस बारे में तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया? वो कहती है कि नहीं। हालांकि कैरी से ये भी पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ किसने बदतमीजी की थी, लेकिन वो किसी का नाम भी नहीं लेती। उसकी टीचर कहती है कि तुम्हें एक हफ्ते के लिए रेस्ट करना चाहिए, हम तुम्हारी मॉम को सब कुछ बता देंगे। इस बात से कैरी घबरा जाती है, वो नहीं चाहती कि उसकी मॉम को ये बताया जाए। वो कहती कि नहीं। जिम टीचर कहती कि हमें उन्हें बताना होगा और तभी यहाँ पर वाटर डिस्पेंसर के ऊपर जो बॉटल होती है वो अपने आप ही फट जाती है। उसकी टीचर और प्रिंसिपल हैरान हो जाते हैं। अब कैरी की मॉम स्कूल आती है और कैरी को अपने साथ घर ले जाती है। कैरी अपनी मॉम से पूछती है कि आपने मुझे इस सब के बारे में क्यों नहीं बताया, सबने मेरा मजाक उड़ाया। कैरी की मॉम उसे बाइबल की पुरानी बातें बताती है। वो कैरी को बताती है कि कैसे एडम और ईव ने गलती की, कैसे ईश्वर ने उन्हें श्राप दिया और कैरी की मॉम के मुताबिक पीरियड्स आना एक पाप है। कैरी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ईश्वर हमसे उतना ही प्यार करता है जितना वो सबसे प्यार करता है और इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन कैरी की मॉम इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। दरअसल वो अपनी धार्मिक चीजों में, बाइबल में इतनी तरह से अंधविश्वासी होती है कि वो किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहती। वो कैरी को कहती है अपने क्लोसेट में जाओ। ये एक तरह की कोठरी होती है। कैरी वहां पर नहीं जाना चाहती लेकिन उसकी मॉम उसे जबरदस्ती उसके अंदर बंद कर देती है। कैरी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और तभी दरवाजा अपने आप ही क्रैक हो जाता है और अंदर क्रॉस के ऊपर जीसस की जो छोटी सी मूर्ति होती है उससे भी खून निकलना शुरू हो जाता है। कैरी इन सब चीजों से बहुत डर जाती है। अगली सुबह कैरी की मॉम क्लोसेट के अंदर आती है। वो कैरी को उठाती है और कैरी को बहुत प्यार करती है। ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं था, ये एक नॉर्मल मॉम है, जबकि वो नॉर्मल नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टीन, जिसने कैरी का अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाया था, वो उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देती है। और जब वो स्कूल जाती है तो वहां पर जो उनकी जिम टीचर होती है वो उन सभी लड़कियों को ग्राउंड में बुलाती है और वो कहती है कि कल जो तुमने कैरी के साथ किया बहुत ही शर्मनाक हरकत थी और तुम में से एक ने उसका वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया, इसीलिए वो इन सब लड़कियों को सजा देती है। वो कहती है कि तुम्हें स्कूल की छुट्टी होने के बाद यहाँ पर बूट कैंप करना होगा। ये एक हार्ड एक्सरसाइजेज होती है जिसमें इंसान पूरी तरह से थक जाता है। उनकी टीचर कहती है कि अगर किसी ने अपना पनिशमेंट पूरा नहीं किया तो उसे स्कूल से सस्पेंड कर
दिया जाएगा और साथ ही साथ उसे प्रॉम में जाने का मौका भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो क्रिस्टीन होती है जिसने कैरी का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड किया था, वो ये सब करने से मना कर देती है। उसकी टीचर उसे कहती है कि तुम्हें सस्पेंड किया जाता है और अब तुम प्रॉम में भी नहीं आ सकती। क्रिस्टीन यहाँ पर जो बाकी लड़कियां होती है उन सब से कहती है कि हम सबको इस चीज का विरोध करना चाहिए और अगर हम सब एक साथ हो जाए तो हमें कोई भी स्कूल से नहीं निकाल सकता। लेकिन उसका कोई भी साथ नहीं देता क्योंकि ये सब के सब प्रॉम में जाना चाहते हैं। क्रिस्टीन इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है मैं इस बात का बदला लूंगी, ये बात यहीं पर खत्म नहीं होगी, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। वहीं अब कैरी की मॉम भी कैरी को स्कूल छोड़ने आती है और जब कैरी स्कूल के अंदर आती है तो वो देखती है कि सब के सब उसे बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं, वो उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं और साथ ही दीवारों पर बोर्ड्स पर उसके बारे में कुछ न कुछ लिखा होता है। इस बात से परेशान होकर कैरी वॉशरूम में चली जाती है और जब वो मिरर में देखती है तो मिरर अपने आप ही टूट जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और कैरी को अब एहसास होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई पावर तो है और वो अपनी पावर से उन टुकड़ों को हिलाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहां पर कोई आ जाता है और कैरी वहां से चली जाती है। इसके बाद कैरी इंटरनेट पर इस बारे में पढ़ना शुरू करती है और वो देखती है कि ये एक तरह की पावर है जिसे टेलीकिनेसिस कहा जाता है और ये पावर उसके अंदर भी है। वहीं स्कूल में क्रिस्टीन अपने डैड को लेकर आती है जो कि बहुत बड़े आदमी है और वो प्रिंसिपल और जिम टीचर को कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, उसे कई घंटों तक ग्राउंड में दौड़ाया और साथ ही साथ जिम टीचर उससे गंदी जबान में बात भी करती है। जिम टीचर कहती कि जो तुम्हारी बेटी ने किया वो अपने आप में एक शर्मनाक हरकत है। उसने एक लड़की का वीडियो बनाया और साथ ही साथ उसे यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया। क्रिस्टीन कहती कि डैड ये सब कुछ झूठ है। जिम टीचर कहती ठीक है, इसका मोबाइल चेक करो, अगर उसमें कैरी का वीडियो नहीं हुआ तो मैं आप लोगों से माफी मांगूंगी और साथ ही साथ इसे प्रॉम में जाने की परमिशन भी दे दूंगी। प्रिंसिपल क्रिस्टीन को कहते हैं कि मुझे अपना मोबाइल दिखाओ, लेकिन क्रिस्टीन अपना मोबाइल दिखाने से मना कर देती है। क्रिस्टीन के डैड भी कहते हैं अगर तुम्हें प्रॉम में जाना है, इन सब चीजों से निकलना है तो तुम्हें अपना मोबाइल दिखाना होगा। क्रिस्टीन कहती है कि मेरी उसमें पर्सनल चीजें हैं और वो प्रिंसिपल रूम से निकलकर सीधा अपने दोस्तों के पास जाती है जहां पर सू भी होती है। सू क्रिस्टीन की बचपन से दोस्त है, लेकिन सू को एहसास है कि उन्होंने कैरी वाइट के साथ जो भी किया था वो गलत था और इसीलिए उसने क्रिस्टीन का साथ नहीं दिया। क्रिस्टीन उसे कहती कि तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था। सू कहती कि नहीं, हमने उसके साथ गलत किया था और वैसे भी तुम्हारा कैरी ने क्या बिगाड़ा है। क्रिस्टीन उसे कहती कि तुम भी उनमें से एक थी जो उसे पागल कह रही थी, उसके ऊपर चीजें फेंक रही थी। सू कहती मैंने सिर्फ ऐसा एक बार किया था और वो वहां से चली जाती है। सू वहां से अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती जो उन्हीं के साथ उन्हीं की क्लास में पढ़ता है और वो उसे कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम कैरी को अपने साथ प्रॉम नाइट पर ले जाओ और वो ऐसा इसलिए करना चाहती है क्योंकि जो उसने गलती की है वो उसका इस तरह से प्रायश्चित करना चाहती है। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन सू के कहने पर वो मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ घर पर दिखाया जाता है कि कैरी अपनी शक्तियों को अपने कंट्रोल में कर रही है और उसके आसपास जितनी भी किताबें होती है वो सब की सब हवा में होती है और यहाँ तक कि जिस बेड के ऊपर वो बैठी होती है वो भी हवा में उड़ रहा होता है। नीचे कैरी की मॉम को शक होता है कि कमरे में कुछ ना कुछ चल रहा है। वो चाकू उठाती है और कैरी के कमरे की तरफ बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर पहुंचती कैरी सब कुछ ज्यों का त्यों करके सोने का बहाना कर रही होती है। उसकी मॉम चाकू को वहीं पर रख देती है और वो कैरी के पास लेट जाती है और कैरी से कहती है कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तभी चाकू ऊपर से नीचे गिर जाता है। इससे ये पता चलता है कि कैरी को अपनी शक्तियों पर अब कंट्रोल है। वहीं जब कैरी स्कूल में होती है तो उसके पास सू का बॉयफ्रेंड जिसका नाम टॉमी है वो जाता है और वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ क्या प्रॉम नाइट पर चलोगी। ये बात कैरी को बहुत अजीब लगती है और उसे लगता है कि ये दोबारा से उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं क्योंकि कैरी जानती है कि टॉमी सू का बॉयफ्रेंड है। लेकिन टॉमी उसे कहता है कि सू मेरे साथ प्रॉम में नहीं जाना चाहती, इसीलिए मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ। लेकिन कैरी उसे मना करके वहां से भाग जाती है और वो एक जगह बैठकर रोना शुरू कर देती है और तभी उनकी स्पोर्ट्स टीचर उसके पास जाती है और वो कैरी से पूछती है क्या तुम्हें फिर किसी ने परेशान किया। कैरी कहती कि नहीं, मुझे किसी ने प्रॉम में इनवाइट किया है और वो और कोई नहीं बल्कि सू का बॉयफ्रेंड टॉमी है। उसकी टीचर उसे कहती कि तुम्हें जाना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैरी कहती कि कोई मेरे साथ क्यों जाना चाहेगा। कैरी की टीचर उसे शीशे के सामने ले जाती है। वो कहती कि तुम सुंदर हो, बस हमें थोड़ा सा मेकअप और एक अच्छी ड्रेस की जरूरत है। लेकिन कैरी की टीचर को कहीं ना कहीं शक होता है कि हो सकता है कि वो एक बार फिर से कैरी का मजाक उड़ाना चाहती हूँ। इसीलिए वो सू और उसके बॉयफ्रेंड के पास जाती है और वो कहती कि अगर तुम कोई हरकत करना चाहते हो तो ऐसा मत करना। टॉमी कहता है कि अब इन सब
सब बातों का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कैरी ने मना कर दिया है। लेकिन सू उसे कहती है तुम्हें एक बार फिर से ट्राई करना होगा। और अब जब कैरी अपने घर जा रही होती है तो वो देखती है कि वहां पर टॉमी होता है। वो टॉमी को वहां से जाने के लिए कहती है क्योंकि वो जानती है कि अगर उसकी मॉम ने उसे वहां पर देख लिया तो उसकी मॉम उसे बहुत डांटेगी क्योंकि उसकी मॉम के हिसाब से ये सब कुछ पाप है। टॉमी उसे एक बार फिर से प्रॉम के लिए इनवाइट करता है और इस बार कैरी उसे हाँ कर देती है। वो कहती है लेकिन मुझे 10:30 बजे से पहले वापस आना होगा। टॉमी हाँ कह देता है और वो वहां से चला जाता है। कैरी यहाँ से सीधा मार्केट जाती है और वो अपने लिए एक ड्रेस का कपड़ा लेकर घर वापस आती है। और जब उसकी मॉम उसे देखती है वो कहती है तुम इतनी देर तक कहाँ थी? वो कहती मैं मार्केट गई थी, मुझे प्रॉम में किसी ने इनवाइट किया है और मैं अपने लिए ड्रेस लेने के लिए गई थी। ये सुनकर उसकी मॉम शॉक्ड हो जाती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम प्रॉम में नहीं जाओगी। वो कहती है टॉमी बहुत अच्छा लड़का है और वो 10:30 बजे से पहले मुझे घर वापस भेज देगा। उसकी मॉम कहती है तुम इन लड़कों को नहीं जानती, वो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं। तुम क्लोसेट के अंदर जाओ, प्रेयर्स करो और अपने गुनाहों की माफी मांगो क्योंकि उसकी मॉम के हिसाब से ये सब कुछ गुनाह है। लेकिन कैरी टॉमी के साथ जाना चाहती है। वो जोर से चिल्लाती है और वहां पर जितना भी सामान होता है वो सब हवा में उड़कर नीचे गिर जाता है। उसकी मॉम भी गिर जाती है लेकिन अगले पल वो अपनी मॉम को हवा में उड़ा देती है और उसकी मॉम को लगता है कि उसे ये सारी शक्तियां शैतान से मिली है, उसने पाप किए। लेकिन कैरी अपनी मॉम को बताती है कि ये शक्तियां मेरे अंदर पैदाइशी है, हो सकता है कि मेरे डैड से मुझे शक्तियां मिली हो। लेकिन उसकी मॉम उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। कैरी अपनी मॉम को कहती है कि मैं प्रॉम में जरूर जाऊंगी और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। कैरी अपने लिए एक बहुत सुंदर ड्रेस बनाती है और अब वो रात आ जाती है जब उसे टॉमी के साथ प्रॉम में जाना है। हालांकि उसकी मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है, वो कहती है उसे मना कर दो। लेकिन कैरी अपनी मॉम की एक बात भी नहीं सुनती। उन्हें वो क्लोसेट में बंद करके वहां से निकल जाती है। वो टॉमी के साथ प्रॉम में आती है। यहाँ पर उसे बहुत अच्छा लगता है। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसा फील किया होता है। टॉमी उसे अपने साथ डांस करने के लिए भी कहता है और कैरी और टॉमी एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। यहाँ पर एक कंपटीशन भी होता है जिसमें सबसे खूबसूरत कपल को चुनेंगे और सबको एक दूसरे के लिए वोट करना है और इस लिस्ट में कैरी का और टॉमी का नाम भी होता है। ये दोनों अपने आप को वोट करते हैं। दरअसल ये एक तरह का किंग और क्वीन का खिताब होता है और जब इसका रिजल्ट आता है तो इसमें कैरी और टॉमी जीतते हैं और अब उन दोनों को स्टेज में जाना है। कैरी इस बात से बहुत खुश होती है लेकिन यहाँ पर सब कुछ इतना सुलझा हुआ, इतना आसान नहीं होता। दरअसल यहाँ पर क्रिस्टीन अपने दोस्तों के साथ आई होती है और उसने स्टेज के ऊपर एक खून भरी बाल्टी लटका दी थी जिसके अंदर एक सुअर का खून था और उनका प्लान होता है कि ये सारा का सारा खून वो कैरी के सिर के ऊपर गिरा देंगे और उसके बाद वो वीडियो जो क्रिस्टीन ने पहले कैरी का बनाया था, जो उसने यूट्यूब पर अपलोड किया था, उसको यहाँ पर प्रोजेक्टर पर चला देंगे। क्रिस्टीन एक मैसेज सू को भी करती है और उसमें वो लिखती है कि तुम्हारी दोस्त आज बहुत खूबसूरत लग रही है और सू समझ जाती है कि क्रिस्टीन कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाली है और वो भी यहाँ पर पहुंच जाती है। और जब कैरी और टॉमी स्टेज पर जाते हैं तभी वो खून भरी बाल्टी उसके ऊपर गिरा देते हैं और साथ ही साथ उसका वीडियो भी चला देते हैं और इस बात से यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब हंसना शुरू कर देते हैं। कैरी पूरी तरह से परेशान हो जाती है। टॉमी कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सब कैरी के ऊपर हंस रहे होते हैं, वो उसका वीडियो देख रहे होते हैं और तभी ऊपर से वो बाल्टी भी गिर जाती है जिसके अंदर खून था और वो बाल्टी सीधा टॉमी के सिर के ऊपर आकर लगती है जिससे टॉमी की मृत्यु हो जाती है और अब कैरी पूरी तरह से अपना आपा खो देती है। यहाँ पर जितने भी दरवाजे होते हैं वो अपनी शक्ति से उन सारे दरवाजों को बंद कर देती है। चीजें और लोग हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट सर्किट करके इस पूरी जगह पर आग लगा देती है। इससे पहले कि वो और कुछ करते यहाँ पर उसकी टीचर आ जाती है जो हमेशा कैरी का ध्यान रखती है। वो कैरी को ऐसा करने से मना करती है और तभी कैरी का शरीर हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि क्रिस्टीन और उसका दोस्त जिसने कैरी के साथ ये मजाक किया है वो गाड़ी से यहाँ से भाग रहे होते हैं और अब कैरी भी उनका पीछा कर रही है और उसके पीछे दिखाया जाता है कि पूरे स्कूल की बिल्डिंग अब आग की लपटों से दहक रही है और क्रिस्टीन और उसका दोस्त जो यहाँ से गाड़ी से भाग रहे होते हैं वो देखते हैं कि उनके सामने कैरी खड़ी है। क्रिस्टीन अपने दोस्त से कहती है कि कुचल डालो इसे और वो गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता है और जैसे वो कैरी को कुचलने वाले होते कि कैरी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उनकी गाड़ी वहीं पर जाम हो जाती है। उनको इतना जोरदार धक्का लगता है कि क्रिस्टीन का दोस्त जो गाड़ी चला रहा होता है उसका सर स्टीयरिंग पर लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और क्रिस्टीन को भी वो अपनी शक्ति से जो उसकी सीट बेल्ट होती है पूरी तरह से बांध देती है। लेकिन क्रिस्टीन
क्रिस्टीन किसी तरह से छूट जाती है और वो गाड़ी को अब उसकी तरफ बढ़ाना शुरू करती है, लेकिन कैरी अपनी शक्ति से गाड़ी को रोक लेती है। हालांकि क्रिस्टीन ने पूरा एक्सीलरेटर दिया होता है, लेकिन उसकी शक्ति के सामने गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती और वो गाड़ी को हवा में उठा देती है। और तभी वो अपनी शक्ति को, जिससे उसने गाड़ी को हवा में उठाया था, वो उसे छोड़ देती है। अब क्योंकि गाड़ी पूरी स्पीड में होती है, इसीलिए वो पूरी स्पीड से आगे जाती है और सामने गैस स्टेशन होता है जहां पर क्रिस्टीन की गाड़ी टकराती है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट के साथ क्रिस्टीन का भी अंत हो जाता है। इसके बाद कैरी परेशान बेहाल अपने घर पर आ जाती है। वो अपने पूरे शरीर से खून को साफ करती है और वो अपनी मॉम को देखती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि आपने सब कुछ सच कहा था, ये दुनिया बहुत खराब है। वो सब कुछ बताती है कि कैसे उसके साथ प्रैंक किया गया। उसकी मॉम उसे अपने गले से लगा लेती है और उसे बताती है कि जो तुम्हारे पिता थे वो और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हमारा प्यार पवित्र था, हमारे बीच में कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं था। और एक दिन तुम्हारे पिता की नजरें बदल गई, हमने खुदा से इबादत की, लेकिन उस दिन शैतान जीत गया। हम दोनों भावनाओं में बह गए और इसके बाद तुम पैदा हुई। तुम्हारे पैदा होते मैं तुम्हें मार देना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें मार नहीं पाई, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया। दरअसल कैरी की मॉम को लगता है कि अब उसके अंदर कोई शैतानी साया है और वो अपनी बेटी कैरी को पीछे से चाकू मार देती है। और इससे पहले कि वो दोबारा उसे चाकू मारती, कैरी अपनी शक्ति से अपनी मॉम को अपने से दूर कर देती है, लेकिन उसकी मॉम उसकी तरफ चाकू लेकर बढ़ती है। वो कहती है कि शैतान तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, उसे हमें खत्म करना ही होगा। और वो उसे मारने की कोशिश भी करती है और जब वो चाकू उसको मारने वाली होती कि उसका हाथ अपने आप ही रुक जाता है। दरअसल कैरी अपनी शक्ति से अपनी मॉम का हाथ रोकती है और उसकी मॉम हवा में ऊपर उठ जाती है और घर में जितनी भी शार्प चीजें होती है वो सब उसकी मॉम के चारों तरफ घूमना शुरू हो जाती है। उसकी मॉम कहती है कैरी नहीं, कैरी कहती है आई एम सॉरी मॉम, और अगले ही पल वो सारी चीजें उसकी मॉम के शरीर के आर पार हो जाती है। कैरी अपनी मॉम के पास जाती है और उन्हें अपनी गोद में लिटाती है और कहती है कि सॉरी मॉम, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। यहाँ पर सू भी पहुंच जाती है। कैरी सू से कहती है कि देखो मैंने अपनी मॉम को मार दिया, और इसके बाद ये घर अपने आप ही टूटना शुरू हो जाता है। सू कैरी की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, वो कहती है हमें यहाँ से निकलना होगा, और तभी कैरी अपनी पावर से सू को हवा में उठा देती है। कैरी को एहसास होता है कि सू प्रेग्नेंट है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे पेट में एक लड़की है, और वो अपनी पावर से उसे घर से बाहर फेंक देती है, यानी कि वो उसे बचा लेती है। और इसके बाद घर टूटना शुरू हो जाता है और कैरी, जिसने बचपन से लेके आज तक कभी भी कोई सुख नहीं देखा, वो अपनी मॉम के साथ इस घर के नीचे दब जाती है। दरअसल सू को कैरी ने इसलिए नहीं मारा होता क्योंकि उसे अपनी शक्ति से पता चल जाता है कि जो प्रैंक उसके साथ किया गया उसमें सू का कोई भी हाथ नहीं है। और इसके बाद सू की कोर्ट में गवाही होती है जहां पर वो बताती है कि कैरी के अंदर कुछ शक्तियां थी, लेकिन वो हमारी तरह एक आम इंसान थी। और कोर्ट में गवाही देने के बाद वो कैरी की कब्र पर जाती है। उसकी कब्र पर लाल रंग से जानबूझकर लिखा होता है कि कैरी वाइट, तुम नर्क की आग में जलो, क्योंकि उसकी वजह से कई लोगों की जान गई होती है। सू उसकी कब्र पर एक सफेद रंग का फूल चढ़ाती है और अगले पल उसकी कब्र पर दरारें पड़ जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सू हॉस्पिटल में है, उसके पेट में बहुत दर्द है, और तभी उसके पेट के अंदर से एक हाथ निकलता है और वो सू का हाथ पकड़ लेता है, और ये हाथ और किसी का नहीं बल्कि कैरी का होता है। लेकिन ये सब एक सपना होता है। सू अपने घर पर अपनी मॉम के पास बैठी होती है, लेकिन हो सकता है कि सू के पेट में जो बच्चा है वो और कोई नहीं बल्कि कैरी हो, क्योंकि जब वो उसकी कब्र पर गई थी उसकी कब्र फटना शुरू हो गई थी, और जिस तरह से उसके पेट में पेन हो रहा होता है ठीक उसी तरह का पेन इस कहानी की शुरुआत में कैरी की मॉम के पेट में हो रहा था। तो इस बात की पूरी संभावना है कि जब सू की बेटी पैदा होगी तो वो कैरी का दूसरा जन्म होगा और उसके अंदर वो सभी शक्तियां होंगी जो उसके अंदर पहले भी थी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2013 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 5.9। इस फिल्म का बजट था $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $85 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।